तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो वो यूजीसी नेट जिसका एग्ज़ाम जून यानी 20 जून 2023 को है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में है, याद रखेंगे आप सभी लोग। इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी जितनी भी बातें बताने वाला हूँ, और ये लास्ट के 8 दिन बचे हैं। ये ज़रूर क्लास आपको ज्वाइन करना है लास्ट के 8 दिन, कभी स्किप नहीं करना, क्योंकि 8 दिन जो भी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, जितनी भी बातें बताऊंगा, बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। उसके बाद ये क्लास एमपी सेट के लिए है, जिनका एग्ज़ाम 27 अगस्त को रखा गया है, इम्पॉर्टेंट है। और इनका एक प्रकार से रिवीजन प्रक्रिया स्टार्ट समझो हो चुकी है। इन लोगों को 1 बजे वाली क्लास को ज्वाइन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि 1 बजे वाली क्लास पर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए अगर बात करें, ये तो क्लास चली रही है, अभी नया नया बैच चल रहा है। 2 क्लास केवल हुई है, तीसरी क्लास जो है आप लोगों की कल स्टार्ट रहेगी 1 PM पर। ठीक है, तो केवल आप देखिए उत्तराखंड के स्टूडेंट यहाँ पे प्रश्न अपने मन से सभी बच्चे प्रश्न करेंगे। ये जो पेपर आप देख रहे हैं, जून 2008 का सोशल वर्क का प्रश्न पत्र है आपके सामने। ठीक है, और पहला प्रश्न कहता है कि ब्रह्मो समाज किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1829 में, 1928 में, 1892 में? सर 1828 है, लेकिन ये 1829 है। 1829 ये वाला 1829 सर 20 अगस्त 1828 वैसे है बुक में तो, लेकिन यहाँ 1829 है। अच्छा, चलिए अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है वो राजा राम मोहन राय सन 1828 में किया था। और ये मैं आपको बता दूं सभी लोगों को कि यूजीसी ये पहले बहुत 2008 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो यूजीसी कभी कभी प्रश्नों में या मिसप्रिंटिंग के रूप में दे देता है, ठीक है, जवाब। लेकिन आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। यहाँ पर जो सही जवाब देना होगा, प्राथमिकता यूजीसी जो दिया है वो 1892 को दिया। 29 को देंगे। में क्या होता है, 1 वर्ष का डिफरेंट के आधार पे आता है, ये देखने को हमें मिल जाता है। लेकिन अरुणा आसफ की एक किताब है जो यूपीएससी में बहुत ही ज्यादा फेमस रही है और है अभी इस समय वर्तमान में भी। उस किताब में अगर मैं बात करूं तो 1828 दिया गया है। कलकत्ता राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी कलकत्ता में। तो आप ये वाला डेट आप इसको ध्यान रखें। और इसमें आपको मैं एक बात बता दूं कि ब्रह्म समाज में क्या क्या था। सुधार के परिप्रेक्ष्य में सती प्रथा था, बहुविवाह था, वैश्यागमन था, जातिवाद था, अस्पृश्यता था। ये 4-5 बातें कभी कभी प्रश्न हमसे पूछता है कि बताइए ब्रह्म समाज से संबंधित निम्न में, तो उससे संबंधित सती प्रथा को ध्यान रखिएगा, बहुविवाह को ध्यान में रखिएगा, वैश्यागमन को ध्यान में रखिएगा, जातिवाद को ध्यान में रखिएगा, और अस्पृश्यता को भी आप ध्यान में रखिएगा। आपको बता दूं, इसी ब्रह्मो समाज का एक और नाम से जाना जाता है। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज आप लोग जान लीजिए, अद्वैतवादी के नाम से जाना जाता है। अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था के नाम से जाना जाता है। एक इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट नाम है हमारे सामने। ये मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद का खंडन किया गया है ब्रह्मो समाज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप लोगों को भूलना नहीं है। यहाँ बेसिकली 1928 दे रखा बी ऑप्शन, तो गलत हो गया 19 से, ये तो 18 की बात है, तो इसलिए इसको काट दीजिए। 19वीं सदी यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें फिर 1982 दे रखा है। 1982 में आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? जी सर। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय मद्रास में बनाया गया था, ठीक है, वो 1882 में बनाया गया था, ना कि 1982 में बनाया गया था। मैं 1882 लिख रहा हूँ, 1882 लिख रहा हूँ, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा मद्रास एरिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो 1892 दे रखा है, ये ऑप्शन गलत है, और ऑप्शन बी भी आपका गलत है। केवल और केवल ऑप्शन सही है। जो भी हर एक प्रश्न के पीछे तर्क बता रहा हूँ, उन तर्कों को ध्यान रखिएगा, उन तर्क से भी हम लोगों के पेपर में प्रश्न आता है। सेकंड है, लिंग संकेत करता है जैविक रचना को, सामाजिक रचना को, सामाजिक संरचना सर। ओके, सर जैविक रचना वाला। ओके, ठीक है, जैविक
लिंग सर, ए संकेत ऑप्शन। करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जैविक संरचना को। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप सभी लोग, ये पेपर में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, हम लोगों से एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, जो लैंगिक संकेत होता है वो जैविक संरचना पर होता है, हेरिडिटी पर आधारित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो जाने वाला है आपका एक आएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन सर। हाँ, ए ऑप्शन ही करेक्ट जवाब रहेगा। आपको पहले भी इसके बारे में मैंने बता भी रखा है, जैविक स्वरूप, जो लिंग का एक जैविक स्वरूप होता है वो प्रकट करता है। अगर मेल के संबंध में मैं बात करता हूँ तो यक्स वाई करता है, फीमेल के संबंध में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यक्स यक्स के रूप में इसको संकेत माना जाता है। किंतु जेंडर के अर्थ में सामाजिकता शामिल है, इसलिए आप लोग जो सामाजिकता शामिल है तो इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि सामाजिक रचना है, ये संकेत की बात किया था, तो जैविक रचना होगा ना कि सामाजिक रचना होगा। ये जो सामाजिक रचना है अभी किसी स्टूडेंट ने बताया है, ये बेसिकली जेंडर का अर्थ बताता है। क्या बताता है? जेंडर का अर्थ बताता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ना कि संकेत बताता है। ठीक है। दूसरी बात, मानव समाजी प्राणी है, ये बात आप सर्वतः प्रायः समाज में निवास करता है, ये बात आप जानते हैं। घर, परिवार, जाति, कबीले, संस्थाएं, संगठन आदि समाज का ही रूप माना जाता है। वहां पर हम जब अर्थों को समझते हैं तब उसे हम कहते हैं ये जेंडर का अर्थ है सामाजिक रचना। सामाजिक रचना तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट तथ्य है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम लोगों से पेपर में सवाल पूछा जाता है। लिंग स्थिरता के विकास के संबंध में अगर मैं बात करूं, प्रश्न हमारे सवाल जो है पूछे भी जा चुके हैं। जैसे मैं एक सवाल यहाँ पर लिखता हूं, वो सवाल ये है कि लिंग स्थिरता, ध्यान रखिएगा मैं दो बातें बता चुका हूं, एक संकेत, दूसरा अर्थ। तीसरी बात देखिए, लिंग स्थिरता के विकास का पहला चरण, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ बात होती है लिंग वर्गीकरण का। पहला चरण किसके रूप में आता है? लिंग वर्गीकरण का, जो शिशु को अलग अलग लिंग श्रेणी के प्रति जागरूक और उद्देश्य लिंग श्रेणी की जानकारी का उपयोग करने की क्षमता के संकेत के लिए विचार को संदर्भित करता है, वही बेसिकली लिंग स्थिरता होता है। तो लिंग स्थिरता का अर्थ है शिशु समय की अवधि में लिंग की भावना विकसित करता है और समय के साथ समझता है और उसका जैविक लिंग निश्चित और अस्थायी है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम आता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक विद्वान का, ये लिंग स्थिरता के बारे में अगर कोई बात करता है तो उसका नाम क्या रहेगा? कोहलबर्ग। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल लें। बातें बताया है, 3 प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर, बताइए। 150 100 दिन। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब बताएं पहले। सर 100 दिन होगा मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का कार्य किया जाता है। मेरा एक सवाल है, एक सवाल का जवाब दीजिए आप सभी लोग। हाँ, इतनी सारी चीजें बताया हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, और एक सवाल है उसका जवाब आप लोग बताएंगे, और अच्छा सवाल है, ठीक है। सर, ये लिंग स्थिरता किसने दिया था सर? लॉरेंस वैज्ञानिक का लिंग स्थिरता क्या कहते हैं? कोहलबर्ग। वर्ग। सवाल है ये, सर यही होगा। सामाजिक संरचना। लिंग जैविक है जबकि जेंडर समाचार संरचना। हाँ देखिए, दूसरा सामाजिक संरचना, जैविक
तीसरा ऑप्शन में सांस्कृतिक सामाजिक। फर्स्ट वाला आएगा सर। सर फर्स्ट है। फर्स्ट है सर, स्पष्ट ए। हो गया तब ठीक है। फर्स्ट वाला ही सही है, आप ऑप्शन सभी ए। लोग बता रहे हैं, तो समय व्यतीत ना किया जाए, यानी आपको समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कम से कम कितने दिनों के लिए सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी पर गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान करने की निश्चय करता है? बताइए कौन 100 दिन। 100 सर, सी। डी ऑप्शन सर 100। प्रतिदिन की आय, प्रतिदिन आय बताइए। दिन आने क्या है? 20 सर। 320। 220 का ऐसा है। 220। 220 याद रखिएगा, 220 ठीक है। अच्छा राष्ट्रीय, आप बताइए जरा एक बार सभी लोग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 2005। 2005। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की सी। जाती है? डी ऑप्शन सर यूएनडीपी। UNDP। UNDP। यूएनडीपी के द्वारा। यहाँ जो जवाब आपने मुझे जवाब दिया है, यूएनडीपी को जवाब दिया है। और भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने यूएनडीपी के अलावा और सोच रहे हो? यूएनडीपी के अलावा और भी कोई ऑप्शन को सोच रहे हो? कोई है तो बताएं, मैं व्याख्या करूंगा, उसको बताऊंगा। नहीं सर यूएनडीपी है, विकास। चलिए विश्व बैंक के बारे में बताइए थोड़ा सा। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में है, ये का मुख्यालय डीसी में है। इसके अध्यक्ष डेविड माल्पस हैं और पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में जो है आर्थिक सहायता देने में विश्व बैंक फंड की सर। एक अहम भूमिका है। फंड सर देता है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1944। 1944। एक नाम आप देख रहे हैं सिविक्स करके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सिविक्स जो है ना नागरिक समाज संगठन है, और नागरिक समाज संगठन के बारे में आपको पता होगा 1993 अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसकी एक मुख्यालय है, जहाँ पे नागरिकता के सैद्धांतिक राजनैतिक, ठीक है, सैद्धांतिक राजनैतिक और व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन होता है। तो कितने 3 शब्द इसमें इम्पोर्टेंट है, किन किन चीजों का अध्ययन होता है? नागरिकता, सैद्धांतिक, राजनीतिक। हाँ राजनीतिक, और एक आपका आ जाएगा व्यवहारिक। सर सैद्धांतिक भी तो बोला है। नागरिकता के सैद्धांतिक तो वही है, अच्छा, नागरिकता के सैद्धांतिक, फिर राजनीतिक, फिर व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन, इन्हीं तीनों का हो जाएगा है। तो सैद्धांतिक होगा नागरिकता का, ठीक है ये। और यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे क्या? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। 1946। नहीं, 11 1946, दिसंबर ठीक है। 1946 यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है ये। जो आप मैडम 45 बता रहे हैं वो बेसिकली यूनेस्को है। 45 16 नवंबर 1945 यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको बोला जाता है UNESCO, यूनेस्को, ठीक है याद रखिए। सर ये आवाज स्पष्ट नहीं आ रही मेरे पास। 1946। हाँ फिर हुआ बता दीजिए। फिर यूएनडीपी के बारे में 2-3 बातें जान लेते हैं बस। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में। यस सर। और यस सर। ध्यान रखेंगे जीवन स्तर का मापन, एक स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा है, ठीक है ये बात, ठीक है ये तथ्य आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट को संकेतों के अनुसार उत्तर दीजिए। अभिकथन कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान सेवार्थी के साथ आंखों का संपर्क बनाना चाहिए, यस या नो? यस बनाना चाहिए सर, यस।
अब इंटरव्यू आप कर रहे हैं, फाइल एक तरफ निकाल रहे हैं आप अलमारी से और एक तरफ उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या वो इंटरव्यू कहलाएगा, साक्षात्कार की प्रक्रिया कहलाएगी? नहीं। यदि आप नहीं यहाँ सर। आमने नहीं सर। सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं आप लोग, इंटरव्यू की प्रोसेस में यही प्रक्रिया बेसिकली मानी जाती है। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है? यही प्रोसेस जो है माना जाता है और सही जवाब यहाँ पर आप सभी लोग देंगे। और दृष्टि संपर्क प्रभावपूर्ण बेसिकली गैर वाचिक संप्रेषण में फलीभूत होता है। यस सर। होता Yes, है। sir. क्या हम यस सर। जो है होता है सर। आइसोलेशन जो चार प्रक्रिया वाचिक है, संप्रेषण में सर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ये फलीभूत होता है और ये ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वो आंशिक सुनो, व्याख्या दी गई है। आंशिक का मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा सा, है ना? तो इसका मतलब क्या हाँ हुआ सर, कि ये यही आंशिक सही है व्याख्या सर। होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट रहेगा। याद रखें। समझ में आ रहा है ना? बताइए। Yes, sir. एक बात यहाँ पे देखिए, एक आ रहा ऑप्शन हमारे सामने Yes, आ sir. रहा है नाबार्ड करके, और नाबार्ड का मैं अगर इंग्लिश दिखाऊंगा तो आप आसानी से पकड़ लेंगे सवाल को। देखिए यहाँ पर इंग्लिश है आपके सामने। नाबार्ड जो है स्टैंड्स फॉर, कौन सा ऑप्शन सही जाना चाहिए? क्या नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर नेशनल एसोसिएशन बैंक ऑफ रूरल National Agriculture Development. हाँ, तो यहाँ पे देखिए Agriculture, Bank of Rural ब्लाइंड तो Development. गलत, फिर एसोसिएशन बैंक ऑफ रूरल, अच्छा ये तो होता, परंतु यहाँ पे एग्रीकल्चर के बजाय एसोसिएशन गलत, डी तो है ही नहीं। ऑप्शन पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड के संबंध, नाबार्ड के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लिया जाए या आप इसे आगे बढ़ें? बताएं। बता कर ले सर। अच्छा बता दीजिए सर। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे जो ये नाबार्ड है इसका तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना ही है, साथ साथ इसकी स्थापना की डेट याद रखनी है, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1982. हाँ, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिए। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। नाबार्ड का ये फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना बेसिकली जब हम बात करते हैं तो 12 जुलाई 1982 आपका करेक्ट जवाब होता है। स्थापना में इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। 2022 से इसके जो निर्देशक रहे हैं उनका नाम है श्री साजी नाम आता है, श्री साजी नाम आता है इसके निर्देशक में। डायरेक्टर वगैरह करके भी प्रश्न हम लोगों से आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है। भारत का एक शीर्ष बैंक के नाम से ये नाबार्ड जाना जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कृषि ऋण विभाग है भारतीय रिजर्व बैंक के, ग्रामीण योजना और इस जो है रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल की भी भूमिका इसी के अंतर्गत आती है। इसका कहने का तात्पर्य है कि 3-4 ऐसी एजेंसियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराती है। जैसे कौन कौन सी ऋण उपलब्ध कराती है नाबार्ड के संबंध में जिससे जुड़ी हुई मैं लिख देता हूँ। एक है ACD, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर जो है क्रेडिट डिपार्टमेंट, कृषि ऋण विभाग कहा जाता है इसको, पहला, और जो ऋण देता है। दूसरा आपका आता है इसमें रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, जिसको हम कहते हैं ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ, दूसरा याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा आपका आता है इसी में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के नाम से जाना जाता है, ये थर्ड। चौथा एक लास्ट है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना या ग्रामीण योजना भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो 4 ऐसी बातें, RBI का भी नाम देखने को मिल जाएगा इसी में, और ACD का भी नाम इसी में मिल जाएगा, और इसी में ग्रामीण योजना के ऋण प्रकोष्ठ जिसको हम अभी भी बोल रहे हैं रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, और एक कृषि पुनर्वित्त जो है विकास विभाग। ये 4 एजेंसियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराती हैं। पर सवाल पूछता है
कि इनमें से कौन सी एजेंसियां हैं जो ऋण उपलब्ध कराती हैं नाबार्ड के संबंध में। अच्छा पॉइंट है ये, आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे आप अगला। एक बार रिपीट करो पॉइंट। क्या चीज? मैम क्लास रिकॉर्डेड है, बाद में देख लेना सर, आप आगे का क्वेश्चन करवाओ। आगे का क्वेश्चन करवा रहे हैं क्या आप बाद में देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सर वो नाबार्ड का बोल रहे थे कि उनका फिर से रिपीट कर दो एक बार, ये बोल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के 189 जो है सदस्य राष्ट्रों ने किस वर्ष के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को अपनाया? देखिए अब हम लोगों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2000 सर। 2000 सर। हाँ, यहाँ जो आपने बात किया है 2000 से लेकर 2015 तक चलता है, लक्ष्य है। कुल टोटल 189 सदस्य हैं, 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, 8 लक्ष्य हैं और 18 एसोसिएटेड टारगेट हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये सारे इम्पोर्टेंट तथ्य जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये 4 बातें। और ये बेसिकली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब आजकल ये नहीं पूछे जाते और ये 110% गारंटी है कि इस बार एसडीजी से पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030 तक 17 लक्ष्य, 169 एसोसिएटेड टारगेट, 193 एसोसिएटेड कंट्री यानी सदस्य देश, और थीम ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड। ये 4-5 बातें आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? बता दीजिए एक बार। हाँ, अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है, है ना? अच्छा सवाल हमारे सामने, जरा जवाब बताइए कौन सा साधन नहीं है? डी। होना चाहिए सर। बी ऑप्शन सर। धर्म होगा सर। डी सर ये राजतंत्र बी। ओके, एक यहाँ पर जो जवाब जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। शारीरिक शिक्षा नियंत्रण का साधन नहीं है। तो परिवार और मौलिक और सर्वव्यापी संस्था है और प्रत्येक समाज की जीवित रहना या जीवित रहना इसी पर आधारित है। धर्म, शैक्षिक संस्था, राज्य, परिवार, पुलिस, पुरस्कार, दंड, लोकाचार और जनमत, जनरीति, ये जो तथ्य हैं ये बेसिकली सामाजिक नियंत्रण के साथी को दर्शाते हैं, है ना? अभी अभी किसी बच्चे ने मुझसे ग्रुप में एक मैसेज छोड़ा है काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता को लेकर, है ना? संविधान में देखिए, अभी ग्रुप में अगर आप जाएंगे तभी क्वेश्चन आया है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, भारतीय संविधान के 340 अनुच्छेद के अंतर्गत पहले सब सेक्शन में कहा गया है, इसमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, और जो कि पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट बेसिकली स्थापना की बात करता है, तो वो भूमिका हमें देखने को मिलती है एक औपचारिक उद्घाटन के रूप में 18 मार्च 1953, ठीक है? इसलिए दूसरा पॉइंट वहाँ पे गलत होगा, केवल पहला पॉइंट सही रहेगा जो मैंने लगाया है। आपने स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया है ग्रुप में, सही जो क्वेश्चन है वो, ठीक है? यहाँ जो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी वाला सही रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, समाज कार्य प्रशिक्षण में क्षेत्रीय कार्य यानी फील्ड वर्क का लक्ष्य है, बताइए क्या? जो सीखा जा रहा है उसका अभ्यास करना। पहला ए सर। पहला जो सीखा जा रहा है वो क्षेत्र कार्य अभ्यास ही होगा। जो सीखा जा रहा है उसका अभ्यास करना ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रैक्टिकल पर आधारित बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है? याद रखेंगे ये सब, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करिए। लेखक और दूसरे सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य दर्शाया गया है। पहला है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, दूसरा है मौखिक केंद्रित
चिकित्सा, तीसरा है तर्क संगत चिकित्सा, चौथा है आदान प्रदान संबंधी विश्लेषण। आपको जवाब देना है यहाँ पे करेक्ट सर आंसर। सर फर्स्ट का सिगमंड फ्राइड होगा, सेकंड का कार्ल रोजर्स, थर्ड का होगा आदान होगा और तीसरे का अल्बर्ट एलिस। चलिए देखिए, अब मैंने अल्बर्ट एलिस मनोविज्ञान सिद्धांत को मिला दिया है आदान सिगमंड फ्राइड से 1966 में। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा कार्ल रोजर्स की बात आती है सन 19 अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो सन 1970 में टास्क आप याद रखें क्लाइंट सेंट्रल्ड में भूमिका आती है, क्लाइंट सेंट्रल्ड में भूमिका आती है। और जब हम बात करते हैं तर्क संगत को लेकर सन 1950 में भूमिका अल्बर्ट एलिस है। REBT बेसिकली इसका बहुत फेमस है, REBT वाला, ठीक है। रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और आदान प्रदान जो है ट्रांसएक्शनल एनालिसिस है, इसी को लेन देन का बोला जाता है। 1950 में ही एरिक बर्न के द्वारा ये दिया गया था। इसी में एक और शब्द आता है टास्क सेंट्रल थेरेपी करके, 1970 में आता है। विलियम रीड और एपिस्टिलोरा का नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, यही आपका करेक्ट रहेगा। बी सर। सेकंड। अरस्तु के अनुसार मुश्किल परिस्थितियों में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता अर्थात सही निर्णय लेने की योग्यता क्या होती है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या? सर स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हुई। नहीं सर। नहीं सर दिख रही है, पुराना क्वेश्चन ही दिख रहा। अब हुआ है सर, हो गया सर। सर बी ऑप्शन प्रोनेसिस शब्द यहाँ पे दिख रहा है। अरस्तु ने मुश्किल परिस्थितियों में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता अर्थात सही निर्णय लेने की योग्यता है और वो है प्रोनेसिस। प्रोनेसिस आपका यहाँ पर जी सर, करेक्ट प्रोनेसिस जवाब जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला। क्या होता है प्रोनेसिस, जानते हैं आप? बी सर। बताइए। सर इसको व्यवहारिक ज्ञान सर। बताइए मुझे जरा एक बार, प्रोनेसिस क्या सर होता है? प्रोनेसिस मतलब व्यवहारिक ज्ञान होता है सर, व्यवहारिक ज्ञान होता है प्रोनेसिस मतलब का अर्थ। इंग्लिश दिखा दें। सर ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो मुश्किल समय पे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ओके ओके ठीक है। देखिए यहाँ जो प्रोनेसिस शब्द बेसिकली रिप्रेजेंट होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, प्रोनेसिस चीज जो है एक प्रकार की गतिविधियों पर बात करता है और ये ऐसी गतिविधियां होती है जो बेसिकली तीव्र गति से, कोई चीज में अगर इम्प्रूव करना है तो तीव्र गति, यानी अब वो तीव्र गति वो ऐसी कंडीशन में जहां आप किसी विपत्ति या कोई ऐसी परिस्थिति में आप घिरे पड़े हैं जहां पे दिक्कतें आपको आ रही है, वैसे कंडीशन में जब आप बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, सही निर्णय लेने की बात करते हैं ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में, उसे हम कहते हैं प्रोनेसिस शब्द। ये प्रोनेसिस है, ये प्रोनेसिस है कि आप बुरी परिस्थितियों में आप अपने आप को ढाल लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन कहलाती है अरस्तु के अनुसार कि प्रोनेसिस कहा जाता है। शब्द एक फोस्टर केयर का उपयोग होता है, कहाँ यूज होता है? सर एक क्वेश्चन था सर, बच्चों को वापस अभिभावक के पास भेजना, जो इसमें सी लिखा है सर, इसका कुछ सर आपने बताया था, मैं मिस कर गई हूँ कि ट्रांसपोर्ट क्या चीज था सर वो? हाँ सर, वो बीच जो रास्ते का कुछ बताया था सर, मैं भूल गई हूँ सर। क्या ट्रांसपोर्ट क्या था, रोड कोई अप्रोच थी सर? देखो सर इसमें ए होगा। सर इसका आंसर तो ए होगा। पोस्टर केयर का मतलब यहाँ पे जो शब्द होता है वो पालन पोषण संबंधी देखभाल है, प्रोत्साहन है, पोषक है, दूध पिलाना
और बढ़ावा देना, खिलाना, पालना, ऐसे शब्दों को यूज़ में लाया जाता है। तो जो गैर जैविक शारीरिक क्रिया संबंधी होता है, जहाँ पे पेरेंट्स के पास बच्चे का एक अस्थायी स्थापन होता है, ऐसी कंडीशन पर फोस्टर केयर का यूज़ किया जाता है। ऐसे कंडीशन पर फोस्टर केयर का यूज़ किया जाता है। और यहाँ जो सही तथ्य और सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन आपका पहला वाला ही करेक्ट होगा। यहाँ जो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन पहले वाले पर, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट रहेगा। और फोस्टर केयर का मतलब पालन पोषण संबंधी देखभाल ही होता है। तो आप सब लोग ध्यान रखेंगे फोस्टर केयर के परिपेक्ष या उसके संबंध। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो 12 दिखाई दे रहा है यही इसको रिलेट करता है ना। टेम्पररी जो है प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड विथ नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं ये, इसको हम अस्थायी स्थापन का नाम देते हैं। यही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। उन बच्चों के लिए अस्थायी हिरासत या संरक्षकता जिनके माता पिता जो है एक्सपायर कर चुके हैं या उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, उनको कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ वास्तविक माता पिता नहीं होते हैं, पालन पोषण के माता पिता भी यहाँ पर भूमिका नहीं देखने को मिलती है, परंतु अस्थायी की बात होती है जहाँ पे शारीरिक क्रिया संबंधी गैर जैविक गतिविधियों में रिलेट करते हैं। तो यह बात आप कर सकते हो कि आप अगर कोई बच्चा है तो ये अस्थायी रूप से उसका पालन पोषण, अगर अस्थायी होता तो वो आपका वहाँ पर 11 आपने एक नाम पढ़ा होगा जहाँ मैंने एडॉप्टेशन के बारे में बात किया है, वहाँ पर अस्थायी होता है। यहाँ पर फोस्टर केयर में अस्थायी नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन आपका पहला वाला ही यहाँ पर सही जगह जाएगा। क्या कहता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा या परमानेंटली होगा सर? जी सर, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है या परमानेंटली होता है? नहीं, शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है ना, अस्थायी स्थापन, शॉर्ट टर्म। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट संकेत में से अपना उत्तर का चयन करो। अभिकथन आपसे कहता है कि अल्पसंख्यक संवेदनशील अभ्यास के लिए यह जरूरी होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता को अल्पसंख्यक वर्गों पर उत्पीड़न के प्रभावों का गहन समझ होनी चाहिए। क्या ये बात सही लग रही है आप लोगों को? करेक्ट है सर, ये सर समझ होनी चाहिए। करेक्ट है, यानी ये सत्य बात है कि एक अल्पसंख्यक संवेदनशील अभ्यास के लिए यह जरूरी होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता की अल्पसंख्यक वर्गों पर उत्पीड़न के प्रभावों की गहन समझ होती है। यहाँ आपका ये कथन सत्य है, तो अच्छी बात है और आपने सत्य भी दिया है, इसलिए पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कारण में बात करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वो उत्पीड़ितों और कमजोर वर्गों की सहायता करे। यहाँ ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा और ये सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है, फर्स्ट वाला का चुनाव करेंगे। हाँ सर, ये ऑप्शन हो जाएगा। यही जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 1995 को किस वर्ष घोषित किया था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 1995 को किस का वर्ष घोषित किया था? परिवार का था, गर्ल्स चाइल्ड था, शिक्षा था या स्वास्थ्य था? सर फैमिली, परिवार तो सन 1994 का नहीं सर, गर्ल चाइल्ड परिवार डी वाला आएगा सर। सर शिक्षा होगा। शिक्षा यहाँ पर जवाब आ रहा है। कोई बात नहीं, आप अपने मान से तब भी बताने का प्रयास करें। और भी कोई बच्चे जरा बताएंगे? सर सी है। स्वास्थ्य सर, स्वास्थ्य डी। नहीं, परिवार। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, सी ऑप्शन सर। में शिक्षा है, गर्ल चाइल्ड है सर। देखिए मैं आपको यहाँ आपसे बता दूंगा, सभी लोगों ने अलग अलग बात किया है। गर्ल चाइल्ड की बात किया है, स्वास्थ्य की बात किया है। ठीक है, मैं आप लोगों से बता दूं, देखो जो सर सी यही था। क्या चीज सर? सी नहीं होगा, सी पहले हो चुका था। खुशहाल बालिका भविष्य देश का, वो पहले आ चुका था स्लोगन, इस नहीं है।
वो 95 से पहले आ चुका था स्लोगन। ये मेरा सवाल नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे जरा बताएं कि यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 1995 में, है ना, एज द ईयर्स ऑफ, किससे रिलेट कर रहा था? मेरा सर बी होगा, बी 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 बी। 1995 में स्वास्थ्य। देखो बेसिकली मैं सर आपको आप बता दूं, करेक्ट अगर आंसर बता दीजिए प्लीज। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप सभी लोग। यहाँ इस सवाल का जो जवाब होना चाहिए था वो यहाँ पे 1994 होना चाहिए था। ठीक है, ना ही शिक्षा है, ना ही स्वास्थ्य है, ना ही आपका गर्ल्स चाइल्ड है। यहाँ ऑप्शन ए का चुनाव क्या है जी, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, जहाँ संयुक्त राष्ट्रीय वर्ष। यदि 1995 दिया है तो मैं आपको बता दूं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में देखा जाता है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जो ऑप्शन अगर 1994 है तो ये आता आपका परिवार वाला, और यदि हाँ 1994 का, और यदि 1995 के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है तो ऑप्शन में होना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में, ठीक है, या वर्ष के रूप में, चिन्हित किया गया है, वर्ष के रूप में रखा गया है 1995। ठीक है, याद रखिएगा। उद्देश्य है संस्कृतियों और लोगों के बीच में सहिष्णुता का निर्माण करना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया कब जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। स्पष्ट रहेगा? बताइए, एक बार कंफर्म करिए आप लोग। यस सर। यूनाइटेड नेशंस ईयर ऑफ अनुराधा टॉलरेंस का मैम नाम सुना है म्यूट हो जाइए। आपने? क्या सर? एक यूनाइटेड नेशंस ईयर फॉर टॉलरेंस का नाम तो सुना होगा, अगर सुना है तो फिर तो ठीक है, यदि नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए कि 16 नवंबर 1995 को भी इंटरनेशनल डे या वर्ष के रूप में टॉलरेंस वाली भूमिका यूनेस्को के द्वारा बनाई गई है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, टॉलरेंस का मतलब ही सहिष्णुता है, जो मैंने अभी आपको बताया। अगला सवाल, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी कारखाना खान में काम के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद सर 24 डी ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहे हैं आप? सर डी 24। आर्टिकल यहाँ जो बात होगी वो बात होगी अनुच्छेद डी, अनुच्छेद डी होगा। ऑप्शन आपका डी ही करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ आपका ऑप्शन डी ही सही होगा। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, समता का अधिकार होता है, समता का अधिकार होता है, समता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 22 जो होता है, कुछ दशाओं की बात होती है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण की बात होती है, और बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध होता है ना, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 22 हो गया, 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 लेंगे। 15, या पहचानने की असफलता की अवधारणा स्वयं घटना नहीं है, वो क्या कहते हैं उसे? इंग्लिश देखिएगा, ये अच्छा सवाल है। फैलेंसी ऑफ रेफिकेशंस होता है ये। क्या होता है ये? सर इंग्लिश में दिखा दीजिए। इंग्लिश देख लीजिए। क्लियर? प्रश्न आपने देख लिया इंग्लिश का।
परिसीमन क्या है जो आपको यहाँ पे डिलिमिटेशन दिखा रहा है, ये क्या दर्शाता है? सर स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रही। सर स्क्रीन परिसीमन क्या है? सर आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है प्रॉपर और आपकी स्क्रीन भी स्क्रॉल नहीं हो रही। हाँ जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर।